लोन डिफॉल्ट हो गया, रिकवरी एजेंट घर आएंगे, फोन करेंगे, परेशान करेंगे। लोन डिफॉल्ट होने पर नाना प्रकार की कार्रवाइयां होगी और थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट अपनी औकात दिखाएंगे। हमारे मन में डर व्याप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है और न ही कभी हम अपनी आंखों का खौफ किसी को दिखा पाते हैं। साथियों, एक बात हजार बार हम हमारे वीडियो में कह चुके हैं, इस दुनिया में डराया उसको जाता है जो डरता है। आप बेखौफ बने और बेखौफ बनकर अपने अधिकारों को जाने। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है लोन डिफॉल्ट, लीगल केस के बाद रिकवरी का क्या। जी हां, रिकवरी का क्या, आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्योंकि जनरली किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाता है, एक लोन डिफॉल्टर का दर्द क्या होता है वो वही समझ सकता है जो कभी इस दर्द से गुजरा हो या वर्तमान में उस दौर में है। एक लोन डिफॉल्ट होने वाले व्यक्ति को खुद के अंदर एक अपराध बोध महसूस होता है और कहीं ना कहीं वह खुद को गिल्टी मानता है, खुद को कहीं ना कहीं वह अपराधी मान बैठता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं तो हमारा कहना आपको सिर्फ यह है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का यह दर्द है जो आसानी से आप दूर कर सकते हैं, बशर्ते आप हमारे चैनल पर पोस्ट होने वाले प्रत्येक वीडियो को, हमारी प्रत्येक रिकॉर्डिंग को और हमारे डेप्थ सॉल्यूशन एक्सपर्ट पर पोस्ट होने वाली आशु अग्रवाल सर की रिकॉर्डिंग सुनते होंगे तो जरूर ये चीज देखते होंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ये है कि जनरली जब भी आपको रिकवरी की कॉल आती है तो आप बड़े हैरान और परेशान हो जाते हो। लेकिन यदि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो गई ना, कानूनी कार्रवाई हो गई, तो आपके पास बोलने के लिए एक सशक्त शब्द है कि आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर चुके हो, आर्बिट्रेशन कर चुके हो, सेक्शन 25 कर चुके हो, 316, 318 की कार्रवाई कर चुके हो, यह अवार्ड पास कर दिया। जब आप लीगल में चले ही गए हो तो अब रिकवरी का अधिकार आपको नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट की बात कर सकते हो। और आपने एक बात देखी होगी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है और कानूनी कार्रवाई करने के बाद आपको रिकवरी एजेंट के कॉल आते हैं या फिर आपको कभी मैसेज आता है और मेल आता है कि आपकी रिकवरी का कार्य जो है वह हमने इस एजेंसी को सौंप दिया है। तो क्या लोन डिफॉल्ट के बाद किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को या रिकवरी एजेंटों को उनका काम सौंपा जा सकता है, रिकवरी की जा सकती है? आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं कहूंगा कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, लोन डिफॉल्ट होने पर सबसे पहला काम कंपनी करती है तो वो करती है सबसे पहले आपको नॉर्मल कॉल, सामान्य रूप से आपको फोन करके आपको अवेयर करती है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आप लोन की ईएमआई जमा कराएं। सिर्फ 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन से तो ये मान के चलो कि आपने उन कंपनियों की किडनी ले ली है। 60 ईएमआई थी, अगर 40 ईएमआई भी आप पे कर चुके और एक ईएमआई डिफॉल्ट कर दी है तो यकीन मान के चलना जीना हराम कर देते हैं। अब उसके बाद टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस और इसके साथ रिकवरी एजेंट का आतंकवाद। साथियों, जब से एडवोकेट नरेंद्र जोशी की रिकवरी गाइडलाइन, मैं आरबीआई गाइडलाइन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट नरेंद्र जोशी की रिकवरी गाइडलाइन, जिसमें स्पष्ट है कि कोई रिकवरी एजेंट यदि आपको व्हाट्सएप करता है और कहता है मैं आपके घर पे विजिट करने आ रहा हूं और अगर आपने उसको व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस, फेसबुक और यूट्यूब के बल्कि वीडियो
जो हम कहते हैं, यदि आपने भेज दिए हैं तो ये यकीन मान के चलना कि 99% रिकवरी एजेंट आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फॉलोअर हैं। जो साथी हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट को फॉलो करके ये तीनों चीजें वहां से हासिल कर सकते हैं, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बस आपको चैनल पे सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद भी यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके वहां विजिट करता है तो हमारा सबसे बड़ा धांसू हथियार है इंटीमेशन लेटर। लेकिन इंटीमेशन लेटर पे साइन कराने देने के लिए आपको उसकी प्रिंट निकाल के रखनी होगी और अपने सिग्नेचर करके आने वाले व्यक्ति को दे दो, चाहे वो रिकवरी एजेंट है, जोनल मैनेजर है, एरिया मैनेजर है या तुर्रम खान है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस में ये लिखा था कि यदि आप आएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर ही बात होगी, उसके अलावा बात नहीं होगी। इससे उनकी भी सुरक्षा है और आपकी भी कोई लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। सबसे पहली गलती ये है आपकी कि आप आने वाले व्यक्ति से किस बैंक से आए हो, किस एनबीएफसी से आए हो, मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है, मेरी ईएमआई क्या है, ये ऑन रिकॉर्डिंग आपको पूछना जरूरी है। उसके बाद आप नहीं पे कर पा रहे हो, क्लियर रूप से उनको बोल दो भाई इतने महीने में पे नहीं कर सकता हूं। यदि हालात खराब है तो, स्थितियां अच्छी है तो पे करो, उसमें तो हम कभी कुछ कहते ही नहीं है। उसके बाद इंटीमेशन लेटर देना है साइन करने के लिए। उनके चेहरे की उड़ती हुई रंगत को देखिए आप कि वह इंटीमेशन लेटर साइन ही नहीं करेंगे। अब नया इंटीमेशन लेटर इस तरीके का है कि सेक्शन 9 में जब ये बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के जब ये गाड़ियां जब्त करते हैं और सेक्शन 17 के अवार्ड पर जब अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, वहां भी रिकवरी एजेंट, रेपो टीम और रिसीवर की बत्ती गुल हो जाती है। ध्यान रखिए, बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, रिकवरी एजेंट का आतंकवाद एडवोकेट नरेंद्र जोशी की रिकवरी गाइडलाइन स्पष्ट रूप से सुन लीजिए आप और खुले रूप से आरटीपी रिफ्यूज टू पे, नहीं पे कर सकता हूं, पैसा नहीं है तो ना बोलना सीख लीजिए। अब बात आते हैं कि उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई करते हैं सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, या फिर ये करते हैं आर्बिट्रेशन का प्रोसेस, या करते हैं सिविल सूट का मैटर। अब ये कोई भी कार्रवाई कर ले, चाहे सेक्शन 25 करे, 138 करे, आर्बिट्रेशन करे, सिविल सूट करे, 316, 318 करे, या फिर सरफेसी एक्ट की कार्रवाई सिक्योर्ड लोन में करते हैं। यदि ये कोई भी कानूनी कार्रवाई करते हैं ना, तो यहां पर आपको अवेयर होना है, आपको हर नोटिस का प्रॉपर ऑब्जेक्शन देना है, प्रॉपर उत्तर देना है। जो नोटिस इग्नोर करने वाले होते हैं उनको इग्नोर करना भी आपको सीखना है। रिकवरी एजेंट के कॉल आपकी मर्जी हो उठाओ, आपकी मर्जी हो मत उठाओ। याद रख लीजिए, रिकवरी कॉल उठाए जाएंगे ऐसा किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपका फोन, आपकी मर्जी, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बात ये आ जाती है कि लीगल के साथ में कि आपने लीगल कर दिया और आप ये लिख रहे हो कि हमने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को आपकी रिकवरी का काम दे दिया है, और वहां पर आप कहते हो कि आपने लीगल कर दिया है तो आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आरबीआई की गाइडलाइन में हर चीज लिखी हुई नहीं है। ये चीज ध्यान रख लीजिए, ये चीज ध्यान रख लीजिए कि आरबीआई की गाइडलाइन में हर चीज लिखी हुई नहीं है। ये ध्यान रखिए कि हर कंपनी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर कंपनी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। यदि मैं भी मेल पे बताऊंगा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कि लोन डिफॉल्ट होने पर जो भी रिकवरी एजेंट, जो भी कलेक्शन मैनेजर या जो भी टीम आपके पास आएगी, उनका रोल क्या होगा और किस तरीके से वो काम करेंगे, वो चीजें होती है कोड ऑफ कंडक्ट। आप कोड ऑफ कंडक्ट को अपनी मेल आईडी पर मंगवा भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर चीज आरबीआई गाइडलाइन में लिखी है। कुछ चीजें आपको भी ध्यान रखनी है कि भाई तुम लीगल कार्रवाई कर चुके हो तो इस मैटर में अब तुम रिकवरी नहीं कर सकते हो। अगर बात करना चाहते हो तो सीधे सेटलमेंट की बात होगी और कुछ भी नहीं। लेकिन
यदि आपको रिकवरी एजेंसी हायर करने का, अपॉइंट करने का और ये रिकवरी एजेंट आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा यदि कोई मेल आता है तो आप सीधा सा आपको एक मेल करनी है, और वो किसको करनी है? कंपनी की मेल आईडी पर, और स्पष्ट रूप से लिखना है कि लीगल के साथ जब बात रिकवरी की है तो यहां पर आप कंपनी को मेल कर सकते हैं, जिसमें टू में कंपनी का नाम, फ्रॉम में आपका नाम, सब्जेक्ट में फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए, रिकवरी एक्ट के मैटर में, और डायरेक्टली आप पूछेंगे कि लोन अकाउंट नंबर डाल के कि आपकी कंपनी मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लोन की रिकवरी के लिए कर चुकी है, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, सेक्शन 25 हो, 138 एनआई एक्ट हो, 316 318 हो, सिविल सूट हो, अवार्ड पास हो गया तो अच्छी बात है। तो आपकी कंपनी मेरे खिलाफ लीगल केस ये प्रक्रिया कर चुकी है। क्या ऐसी स्थिति में जब आप लीगल कार्रवाई कर चुके हैं तो क्या आपके कोड ऑफ कंडक्ट में लोन की रिकवरी करने के लिए थर्ड पार्टी को काम दिए जाने का अधिकार दिया गया है? जवाब दीजिए। यदि हां तो हमें हमारी मेल आईडी पर कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड कीजिए, साथ ही सूचना दीजिए कि हमसे कौन रिकवरी एजेंट किस मोबाइल नंबर से हमें बात करेगा और कौन विजिट करेगा। यदि आप द्वारा यह सूचना नहीं दी जाती है 48 घंटे के भीतर, तो हमारे द्वारा यह माना जाएगा कि आने वाला रिकवरी एजेंट आपकी कंपनी का नहीं है, और हमारे द्वारा यदि वो कोई बदसलूकी, गुंडागर्दी या कोई अभद्र व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएगी। ये मेल आपको करना है। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो आप सीधा सा अधिकार रखते हो, यह आपका अधिकार है, ध्यान रखिए आप। इसके साथ ही ये चीज आपने कर ली, और एक बात ये भी ध्यान रखो कि जब भी कोई कंपनी, कोई रिकवरी एजेंट आपको ये कहता है कि भाई पैसा जमा करा दो नहीं तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे, और आप परेशान हो रहे हो, पैसा तो है नहीं, तो मैं एक अच्छी बात कह रहा हूं आपको कि लीगल कार्रवाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। क्यों? इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, बड़ा अचरज नहीं होगा आपको, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि लीगल कार्रवाई के मैटर में इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि यदि कंपनी ने लीगल कार्रवाई की है, यदि कंपनी ने लीगल कार्रवाई की, चाहे सेक्शन 25 किया, 138 एनआई एक्ट किया, 316 318 किया, सिविल सूट किया, कुछ भी किया, इस मैटर में पहले वो आपको नोटिस देंगे, नोटिस में आपको पर्याप्त समय मिलेगा, नोटिस में आप जवाब दोगे, जवाब के बाद जब वो कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट में केस एडमिट होगा, एडमिट होने के बाद नोटिस जारी होंगे, समन आपको आएंगे, समन पे आप एपीयर नहीं हो पाए, बेलेबल वारंट आएगा, बेलेबल वारंट पे एपीयर नहीं हो पाए, अरेस्ट वारंट आएगा। वैसे इन चीजों को बहुत अच्छा मैंने डिफाइन किया है, दूसरे वीडियो में आप सुन सकते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया है ना, तो इनमें साल भर का वक्त लग गया, और साल भर के बाद जब आप अपनी बेल करवाते हो ना, उसके बाद भी वो कोर्ट है जहां का एक सिद्धांत है कि 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। और यदि आपने प्रायर नोटिस भेजे हैं, प्रॉपर वे में आपने हर नोटिस का ऑब्जेक्शन दिया है, तो आप केवल एक एप्लीकेशन लगा के आप उनके पूरे केस को होल्ड करा सकते हैं, जिसमें आपको तनाव लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बस ये चीज ध्यान रख लीजिए कि यदि आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो गई है तो आप कोई भी फोन करता है उसको खुला कह सकते हो, भाई लीगल कार्रवाई आप कर चुके हो, अब आपके पास रिकवरी करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि बात करना चाहते हो तो सेटलमेंट की बात करो, और सेटलमेंट की बात भी तब जब आपके पास पैसा हो। सेटलमेंट लेटर भी मेल आईडी पे मंगवाएंगे, हम हमारे लीगल एक्सपर्ट से वेरीफाई कराएंगे, और उसके बाद ही हम पेमेंट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। और लीगल कार्रवाई भले ही चल रही है, और अगर आपने पेमेंट जमा करवा दिया, आपका सेटलमेंट हो गया, तो कंपनी खुद ब खुद उन केसेस को विड्रॉल करेगी। क्योंकि कंपनी यदि एक साल में 3000 केस किसी कोर्ट में फाइल करती है ना, तो उसको 300 केस का विड्रॉल उनको लोक अदालतों में देना भी है। ये चीज ध्यान रख लीजिए, जिसके लिए आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है।
साथियों, अपने अधिकारों के बारे में खुद जागरूक रहना है। आप क्या करते हो, फोन पे किसी से ही बात करना शुरू कर देते हो? नहीं, जब तक सामने वाला व्यक्ति लोन अकाउंट नंबर नहीं बताए, आपकी कितनी राशि बकाया है नहीं बताए, भले डीआरए गया भाड़ में, आईडी कार्ड गया भाड़ में, लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी का नाम, सामने वाले का नाम, कौन सी पोस्ट है वो, लोन अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, कितना ड्यू है और कब से ड्यू है, बस कंप्लेंट करने के लिए काफी हो गया। यदि वो बदसलूकी करे, हर कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे, फोन उठाना चाहो उठाओ, नहीं उठाना चाहो मत उठाओ, लेकिन एक बात मान के चलना, यदि इन्होंने लीगल कार्रवाई में चले गए ना, तो आपके पास वक्त ही वक्त है। लीगल कार्रवाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड करते हैं ना, इसके लिए तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हमारा एक डेट सॉल्यूशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट, इन प्लेटफॉर्म को जिस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया, हर वीडियो को देख लिया, मेरा दावा है कि उनको कोई परेशान नहीं कर सकता है कभी भी। जिसने नहीं सुना हो टी टाइम गपशप और धुरंधर से लेकर बॉर्डर 2 तक जो मॉकड्रिल है, उस मॉकड्रिल को सुन लीजिए। और जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं ना, डेली हमारा व्हाट्सएप स्टेटस जरूर देखें, कुछ ना कुछ यूनिक जानकारी होती है। अपना मेल आईडी, अपना स्पैम फोल्डर मेल आईडी का हमेशा चेक करते रहिए, वो लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। कल एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो जब भी आए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे जानकारी दूंगा, वो है पुलिस को जमानत के लिए कितनी राशि देनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोचक तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, उसको जरूर देखिए। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।